हेलो दोस्तों, स्वागत है हम लोग का केमिस्ट्री के एक्स्ट्रा क्लासेज में। पिछले वाले खंड में हम लोगों ने लिगेंड के बारे में देखा और लिगेंड के आवेशों के बारे में, लिगेंड के ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में देखा हम लोगों ने। आज हम लोग उसी को आगे लेके चल रहे हैं केंद्रीय धातु परमाणु के बारे में। केंद्रीय धातु परमाणु के बारे में हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं। केंद्रीय धातु परमाणु क्या होते हैं? केंद्रीय धातु परमाणु आपका जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, बिल्कुल बेस है उसका। विदाउट सेंट्रल मेटल हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। अगर आप ये कह लो कि अगर लिगेंड जो उसके लिगेंड और आपका केंद्रीय धातु परमाणु, ये दोनों ही उसके हार्ट और बीट है। दोनों क्या है? हार्ट और बीट है। विदाउट इनके आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। तो लिगेंडों के बारे में जानने के बाद आइए केंद्रीय धातु परमाणु के बारे में चर्चा करते हैं। हम लोग क्या चीज़ है ये, कौन सी बला है ये भाई, ठीक है। देखिए दोस्तों, हमें अच्छे से ज्ञात है कि जो उपसह संयोजक यौगिक होते हैं, उपसह संयोजक यौगिक होते कौन है? जिनमें क्या होता है? उपसह संयोजक बंध होता है। उपसह संयोजक बंध जिसमें पाया जाएगा, उपसह संयोजक बंध जिसमें पाया जाएगा वही होगा उपसह संयोजक यौगिक, ठीक है बच्चों। अब उपसह संयोजक बंध बनते कहाँ पे हैं? उपसह संयोजक बंध बनाने के लिए सबसे जरूरी क्या है? रिक्त कक्षक। सबसे जरूरी क्या है? रिक्त कक्षक, ठीक है। उसके बाद आपका जो है कम परमाणु त्रिज्या, है ना, कम परमाणु त्रिज्या, कम परमाणु त्रिज्या। और नंबर 3 आपका जो इंपॉर्टेंट है, उच्च धनावेश, उच्च धनावेश। अगर ये तीन चीजें आपको कोई भी परमाणु, कोई भी तत्व उपलब्ध कराता है तो ये मान लीजिए कि वह कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाने के योग्य है। अगर वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी फॉर्म करेगा। तो आइए देखते हैं क्या हमारे जो चलते हैं एलिमेंटों का जो घर है वहां पे आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी की तरफ रुख करते हैं। इसको बोलते हैं होम ऑफ एलिमेंट, होम ऑफ एलिमेंट्स, है ना, तत्वों का जो घर है, ठीक है, हाउस ऑफ एलिमेंट। तो इसमें आने के बाद हम लोग को कुछ जो तत्व ज्ञात हैं उनका एक वर्गीकरण दिखाई देता है, जिसमें एक आपका एस ब्लॉक है, एक आपका पी ब्लॉक है ना, और दोनों के बीच में आपका कौन सा है? डी ब्लॉक है। डी ब्लॉक के तत्वों को दोस्तों क्या बोलते हैं? हम लोग संक्रमण तत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संक्रमण तत्व बोलते हैं। संक्रमण तत्व ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनका जो उपांतिम कोष होता है, अगर ये अंतिम कोष उसका है, ये क्या है? उपांतिम कोष है, तो उपांतिम कोष का डी कक्षक क्या होता है? रिक्त होता है। उपांतिम कोष का डी कक्षक क्या होता है? रिक्त होता है। यानी कि इस वाले में 1 से लेकर के अगर 9 तक इलेक्ट्रॉन है, उपांतिम कोष के डी कक्षक में अगर 1 से लेकर के D1 से लेकर D9 तक इलेक्ट्रॉन है उसमें, तो वो कहलाएगा क्या चीज? संक्रमण तत्व कहलाएगा। संक्रमण तत्व। संक्रमण तत्वों का जो समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, संक्रमण तत्वों का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? आप बाह्य कोष का देखेंगे तो NS2 होता है, अंदर वाले कोष का N-1 का D में 1 से लेकर के कितना 10 तक होते हैं। N-1 में D से लेके 1 से 10 तक कहना ठीक नहीं है, 1 से 9 तक अगर संक्रमण तत्व की बात कर रहे हैं तो 1 से लेके 9 तक।
तो यहाँ क्या दिखाई दे रहा है हम लोग को, बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है जो कि आसानी से त्याग करके कम से कम 2 इलेक्ट्रॉनों को ये निकाल सकता है, 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर सकता है, जिससे इसके ऊपर क्या आएगा, +2 चार्ज, +2 चार्ज। यहाँ पे देखो दोस्तों, इसका N-1 वाला जो D है उसमें भी कुछ कक्षक क्या है, कुछ कक्षक इसमें भी क्या है, रिक्त पड़े हुए हैं, कुछ कक्षक भरे हैं, कुछ क्या है, रिक्त हैं। और इसका जो बाह्य कोश N वाला है, NS, तो इनमें से इलेक्ट्रॉन NS वाला इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद ये भी क्या है, खाली हो चुका है। और इसके बाद NP वाला और ND वाला आपके जो कक्षक हैं वो क्या है, अभी रिक्त पड़े हुए हैं। तो ये NS वाला, NP वाला और ND वाला कक्षक, और ये आपका N-1D वाले कक्षक। तो संपूर्ण तत्वों के पास दोस्तों दिखाई दे रहा है कि पर्याप्त मात्रा में रिक्त कक्षक दिखाई दे रहे हैं, यानी कि यह पहली शर्त को भली भांति क्या कर रहा है, पूरा कर रहा है। 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद इसके ऊपर 2+2 चार्ज आ रहा है, वह चार्ज क्या है, इसके उच्च धनावेश वाली शर्त को पूरा कर रहा है। आप दोस्तों जानते ही हो, जब कोई परमाणु धनावेशित होता है, उस पर धनावेश की संख्या बढ़ती है तो उसका परमाणु त्रिज्या क्या होती है, कम होने लगती है। और वैसे भी हम लोग जो डी ब्लॉक के तत्व ले रहे हैं वो जनरली क्या है, 3D है ना, 3D श्रेणी के तत्वों को ही हम लोग ले रहे हैं, जिससे इनकी परमाणु त्रिज्या क्या होती है, कम होती है। कि संक्रमण तत्व क्या है, इन तीनों शर्तों को पूरा कर रहे हैं। संक्रमण तत्व के अंदर क्या है, रिक्त कक्षक है, रिक्त कक्षक उपलब्ध है निम्न ऊर्जा के, कैसी, निम्न ऊर्जा वाले, जिसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से भर सकते हैं, और इन पर धनावेश क्या है, अधिक है, और धनावेश अधिक होने के कारण इनकी परमाणु त्रिज्या भी क्या है, कम है। तो ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाने वाले तीनों शर्तों को ये पूरा कर रहे हैं, जिससे हम कर सकते हैं कि जो डी ब्लॉक के 3D श्रेणी के 4D श्रेणी के जो तत्व हैं वो आपका उप सहसंयोजक बंध बनाते हैं, जिससे हम कह सकते हैं कि वो क्या है, उप सहसंयोजक यौगिक का निर्माण भी करते हैं। अगर वो उप सहसंयोजक यौगिक का निर्माण कर रहे हैं तो आइए अब देखें हम लोग कि उनके निर्माण में किस प्रकार से क्या योगदान है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में उनका, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में किस प्रकार से योगदान दे रहे हैं। दोस्तों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जब हम देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैं एक एग्जाम्पल देके समझाता हूँ आपको। मान लीजिए कि मैंने Fe ले लिया, आयरन है ना, आयरन Fe का परमाणु क्रमांक आपको पता है कितना होता है, 26 होता है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाया जाए तो क्या बनेगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d और ये 4s। तो जो इतना दूर तो आपका पूरा देखो भरा हुआ है, इसको ये आर्गन का जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो इसको बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी हम लोग को। लास्ट वाला भी हम लोग का जरूरी है, ये दोनों, ठीक है। तो इसमें आपका बस सिंपल सा है, जो पहला अक्षर होता है उसको हम लोग यस में भरते हैं, और जो बाद वाला होता है उसको डी में भरते हैं, किसी के लिए भी। मान लो जैसे आप निकिल का लिख रहे हो, निकिल का कितना होता है, 28 होता है, तो ये आपका हो गया आर्गन। और उसके बाद लास्ट में भरोगे तो क्या बनेगा, 3d8 हो जाएगा और 4s 2 हो जाएगा। तो सिंपल सा, ये 2 वाला किसमें, यस वाले में, ये 8 किसमें, डी वाले में, है ना। तो आसानी से बना सकते हैं बाइकोस इसका। तो इसमें दिखाई दे रहा है हम लोग का कि 3D वाले में से अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, बाहर कर देगा, तो इसमें +2 चार्ज इस पे आ जाएगा, +2। जैसे ही +2 आएगा, इसकी परमाणु त्रिज्या क्या होगी, छोटी हो जाएगी, और इसके ऊपर धन आवेश आ गया। आरिक्त कक्षक आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे 4p भी है और 4d भी उपलब्ध है ना। तो इसके पास तीनों वो शर्तें क्या है, पूरी हो रही है, रिक्त कक्षक, कम परमाणु त्रिज्या, उच्च आवेश, ठीक। तो ये इसका मतलब क्या है, ये आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकता है। तो दोस्तों यही है हम लोग के क्या, केंद्रीय धातु परमाणु। इन्हीं को हम लोग क्या बोलेंगे, केंद्रीय धातु परमाणु, ठीक है दोस्तों। तो केंद्रीय धातु परमाणु आपको समझ में आ गया होगा कि केंद्रीय धातु परमाणु कौन कौन से हैं, है ना, उनके पास क्या विशेषताएं होनी चाहिए, क्यों उनको हम केंद्रीय धातु परमाणु उनको कहते हैं, ठीक है ना। आइए अब आगे चलते हैं। अब बात करेंगे हम लोग जो केंद्रीय धातु परमाणु है, केंद्रीय धातु परमाणु,
तो उसके बारे में आपने वर्ण का थ्योरी पढ़ा तो उससे मालूम चला कि इसके दो वैलेंसी होती है, एक आपकी प्राथमिक वैलेंसी, एक होती है आपकी द्वितीयक वैलेंसी, प्राथमिक वैलेंसी और द्वितीयक वैलेंसी। तो जिसकी प्राथमिक वैलेंसी होती है वो हमेशा क्या होती है, आयनों से पूरी होती है। किससे? आयनों से पूरी होती है। और जो द्वितीयक वैलेंसी होती है वह पूरी होती है उप सह संयोजन बंध द्वारा, यानी कि लिगेंडों द्वारा, है ना। लिगेंडों से क्या है, वैलेंसी हम लोग की पूरी होती है। कौन सी? द्वितीयक वाली, है ना दोस्तों। द्वितीयक वैलेंसी इसकी पूरी होती है किससे? लिगेंडों द्वारा पूरी होती है। तो जो लिगेंड है वह इलेक्ट्रॉनिक दाता होते हैं और आपका जो केंद्रीय धातु परमाणु है वो इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है। लिगेंड इलेक्ट्रॉन देते हैं, है। ध्यान देना है कि लिगेंड हमेशा इलेक्ट्रॉन पेयर में ही देते हैं, इसलिए आपको यानी कहा गया है कि रिक्त कक्षक होने चाहिए। रिक्त कक्षक होने का मतलब कि आपका बिल्कुल रिक्त होना चाहिए, उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए। देखिए क्यों, रिक्त कक्षक होने के कंडीशन क्या है, जैसे इसमें कोई इलेक्ट्रॉन ना हो तभी क्या है, रिक्त है। अगर इसमें आपका एक इलेक्ट्रॉन आ गया तभी क्या ये रिक्त है ना। तो इसमें ये जो रिक्त है यह इसमें एक इलेक्ट्रॉन आ सकता है, लेकिन हमारा दाता परमाणु क्या है, दो लेके आएगा, तो उसके लिए रिक्त कक्षक की गणना में नहीं आएगा। जो कक्षक पूरी तरीके से खाली होंगे, उसमें जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, उन्हीं को हम लोग बोलेंगे कौन से कक्षक, रिक्त कक्षक बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अभी आपने देखा कि केंद्रीय धातु परमाणु के क्या गुण होने चाहिए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं इसका कि केंद्रीय धातु परमाणु का क्या क्या नाम होता है। हाँ दोस्तों, आगे देखते हैं केंद्रीय धातु परमाणु से संबंधित कुछ और परिभाषाएं। जैसे आप उसमें देखते हम लोग समन्वय संख्या क्या होती है। समन्वय संख्या को ही आप बोलते हो कोऑर्डिनेशन नंबर। समन्वय संख्या को क्या बोलते हैं हम लोग, कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। केंद्रीय धातु परमाणु का कोऑर्डिनेशन नंबर या समन्वय संख्या क्या होती है। समन्वय संख्या का मतलब हो गया सिंपल सा, जितने उसमें कोऑर्डिनेशन बांड बने हैं, जितने कोऑर्डिनेशन बांड बने हुए हैं, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन बांड, जितने उसमें कोऑर्डिनेशन बांड बने होंगे वही होता है उसका समन्वय संख्या, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन बांड। अब नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन बांड कितने होंगे, आपका उसमें जितने लिगेंड होंगे, जितने एक दंतुक लिगेंडों की संख्या जो होती है वही होती है उसकी कोऑर्डिनेशन संख्या होती है। कोऑर्डिनेशन संख्या सिंपल, कुछ नहीं करना इसमें है, जितने लिगेंड एक दंतुक जुड़ेंगे उसमें वही उसकी क्या हो जाएगी, समन्वय संख्या। और सबसे अच्छा ये है कि आप ये जानो कि नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन बांड कितने हैं, क्योंकि अगर द्विदंतुक लिगेंड होंगे तब क्या करेंगे बच्चों, देखो ध्यान से, अगर लिगेंड आपका द्विदंतुक है, द्विदंतुक अगर लिगेंड आपका है तो जाहिर सी बात है कि वो दो कोऑर्डिनेशन बांड फॉर्म करेगा, तो वहां पे क्या करेंगे, आपका लिगेंड तो एक ही होगा, उसमें दो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो द्विदंतुक लिगेंड गुणे क्या करना पड़ेगा, दो, तब निकलेगा उसका समन्वय संख्या। तो एक दंतुक में जितने लिगेंड है उतने ही समन्वय संख्या होगी, लेकिन अगर एक दंतुक के साथ द्विदंतुक भी आ गए हैं तो एक दंतुक लिगेंडों को एक गिनेंगे, द्विदंतुक के लिए क्या करेंगे, दो से मल्टीप्लाई करके, मतलब उसका दोगुना करके दोनों को ऐड करेंगे तब उसका समन्वय संख्या निकल के आएगा। ठीक है, अभी सब निकालेंगे हम लोग, सब देखेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर भी देखेंगे, अक्षर संख्या भी देखेंगे, अभी नाम बनाएंगे तो उसमें सब कुछ डिटेल में हम लोग देखेंगे क्या चीज होता है। फिलहाल डिफिनेशन पे और इसका ट्रिक ध्यान दीजिए। समन्वय संख्या क्या है, एक दंतुक लिगेंडों की संख्या या फिर द्विदंतुक लिगेंडों की संख्या गुणे दो, या फिर सिंपल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन बांड। ठीक है दोस्तों,
दूसरी बात इसमें क्या देखना हम लोग को है, ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? ऑक्सीकरण संख्या नाम बनाने के लिए इसका भी जरूरत पड़ेगा हम लोग को कि ऑक्सीकरण संख्या कितनी है। तो केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या को कैसे निकालते हैं हम लोग? तो ऑक्सीकरण संख्या का मतलब क्या होता है आपको अच्छे से पता है। किसी भी कंपाउंड में किसी भी तत्व का जितना इलेक्ट्रॉन वो यूज करता है, या फिर कह सकते हो कि जितना उस पर चार्ज आता है, प्लस या माइनस जो भी चार्ज उसके ऊपर आए, जो उसके ऊपर चार्ज आता है वही चार्ज क्या होता है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। यानी कि ये सिंपल सा केंद्रीय धातु परमाणु पर ऑक्सीकरण संख्या क्या है बच्चों? ऑक्सीकरण संख्या का मतलब होता है कि किसी भी यौगिक में किसी भी तत्व पे जितना प्लस या माइनस, धन या ऋण, प्लस या माइनस जो चार्ज उसके ऊपर आता है वही होती है उसकी ऑक्सीकरण संख्या। तो ऑक्सीकरण संख्या यानी कि कह सकते हैं हम लोग कि जो आपका उप सह संयोजक यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु पर आवेश की संख्या, जो आवेश की संख्या है उसे ही हम लोग कहेंगे, आवेश की जो संख्या है उसे कहेंगे ऑक्सीकरण अवस्था। नंबर ऑफ चार्ज जो नंबर ऑफ चार्ज होगा वही क्या होगी, उसकी ऑक्सीकरण संख्या होगी। ठीक है दोस्तों, और उसमें जो सामान्य रूल है वही रूल फॉलो होंगे। जो ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए जो आप नियम जानते हो, जिस नियम से आप ऑक्सीकरण संख्या निकालते आ रहे हो उसी नियम से ऑक्सीकरण संख्या निकाला जाएगा। जब ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो वहाँ पे डिटेल में समझाएंगे आप लोग को ऑक्सीकरण संख्या क्या है। अभी उससे जुड़ी हुई परिभाषाओं के बारे में चर्चा हम लोग कर रहे हैं। अगला चीज है इसमें आपका जो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन है उसका नाम क्या होगा, तो दोस्तों आपका जो केंद्रीय धातु परमाणु है ना, उसका रहने का जगह कहाँ है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, इसी के अंदर वो रहता है। अब ये 3 प्रकार का हो सकता है, या तो इस पे कोई चार्ज न हो, जीरो चार्ज है ना, शून्य आवेश हो, या तो हो सकता है कि इसके ऊपर प्लस चार्ज हो, प्लस आवेश हो। तीसरा, या तो इसके ऊपर हो सकता है कि क्या हो, माइनस चार्ज हो, ऋण आवेश हो। 3 स्थितियां बन सकती हैं। ये हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है जिसके अंदर हमारा केंद्रीय धातु परमाणु है, वो 3 स्थितियों वाला कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो सकता है। एक तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो सकता है कि जीरो चार्ज हो, या तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे प्लस चार्ज हो, या फिर कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे माइनस चार्ज हो। दोस्तों बहुत ईजी है, अगर शून्य आवेश है या फिर प्लस आवेश है तो इन दोनों ही स्थितियों में हमारा जो नाम होता है किसका, केंद्रीय धातु परमाणु का, उसके नाम में कोई परिवर्तन नहीं होता, है ना। जैसे आयरन का आयरन हो जाएगा, कोबाल्ट है सीओ है तो क्या हो जाएगा, कोबाल्ट सीधे हो जाएगा उसका नाम। अगर उसके अंदर जिंक है तो उसका नाम क्या होगा, जिंक ही होगा, है ना। इस प्रकार से निकिल है तो क्या होगा, निकिल हो जाएगा उसका नाम, कोई चेंजिंग नहीं आएगा उसके नाम में। लेकिन इसमें अगर आपका आवेश कौन हो गया, ऋण वाला, अगर ये वाला बॉक्स दिखाई दे रहा है आपको, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर दिखाई दे रहा है जिसमें आपका केंद्रीय धातु परमाणु है, तो उसका नाम चेंज होगा। इसमें क्या है, चेंज होगा, नाम क्या होगा, नाम उसका
परिवर्तित हो जाएगा, नाम क्या होगा, चेंज होगा बच्चों, नाम क्या होगा, चेंज हो जाएगा। नाम कैसे चेंज होगा, नाम चेंज करने के लिए उसके नाम के अंत में, है ना, उसके नाम के अंत में ATE, एट, है ना, एट जोड़ते हैं, एट जोड़ेंगे, उसके नाम के अंत क्या जोड़ेंगे, एट जोड़ देंगे, एट, एट जोड़ते हैं। जैसे मान लीजिए कि निकिल है, निकिल है, अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैसा है, माइनस चार्ज वाला है, इसके अंदर निकिल है, इसमें क्या आया हुआ है, निकिल आया हुआ है, निकिल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, निकलेट, निकलेट, देखो एटी जोड़ देगा, निकलेट क्या हो जाएगा, निकलेट हो जाएगा, है ना। अगर आपका इसके अंदर जिंक है, कोऑर्डिनेशन कैसा है, निगेटिव वाला है, इसमें क्या है, जिंक आया हुआ है, इसका नाम क्या हो जाएगा, जिंकेट, जिंकेट हो जाएगा, है ना। अगर इसके अंदर आपका कोबाल्ट आया हुआ है, माइनस चार्ज है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, कोबाल्टेट, कोबाल्टेट, है ना। तो ये है आपका केंद्रीय धातु से जुड़ी हुई कुछ थियरियां जिसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। अभी हम जब इसका नाम बनाना शुरू करेंगे तो उसमें बिल्कुल विधिवत हम लोग देखेंगे, है ना, हर एक पॉइंट को कवर करते हुए कि उसकी समन्वय संख्या क्या है ना, उसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या है ना, और उसका नाम क्या होगा, किस प्रकार का स्फीयर है, उसके आधार पे। एक चीज और हम लोग देखेंगे उसमें कि उसमें आपका अगर कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है तो उसमें आयनों की संख्या क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बनते रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम दे देगा, उसका और सूत्र दे देगा और पूछेगा उसमें आपसे कि उसमें आपके कितने आयन हैं, आयनों की संख्या, और एक से अधिक कंपाउंड दे करके उनमें आयनों की संख्या दे सकता है और स्थिरता के बारे में पूछ सकता है, उनकी चालकता के बारे में पूछ सकता है। ठीक दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।